हेलो बच्चों, छुट्टियों के पहले हमने रे डायग्राम्स कंप्लीट किए थे मिरर के और कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किए थे। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे सेंड करिए, व्हाट्सएप में मैसेज करिए, बिकॉज नन ऑफ द बॉयज़ आर रिस्पॉन्डिंग इन व्हाट्सएप ग्रुप। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन टू देम। वेकेशन से पहले तो कुछ एक आध बच्चे भेजते भी थे जो वर्क दिया जाता था। And you people should know that this corona disease is not going to end in 1 month or 2 months. So the process of online classes through WhatsApp will continue for long period. तो आप जो वर्क असाइनमेंट्स हमको सेंड करेंगे वही हमारे पास रहेगा, जिसके रिकॉर्ड पर हम जिसके बेसिस पर मार्क्स आपको असाइन करेंगे। तो इसलिए ट्राई टू, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी साइट से ऐप से पढ़ रहे हैं, बट वॉट एवर वर्क इज़ गिवन फ्रॉम स्कूल एंड वीडियोज़ आर सेंड, प्लीज़ डू वॉच इट एंड कंप्लीट द असाइनमेंट एंड सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। तो अभी स्टार्टिंग में सिर्फ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, क्यों होता है। क्योंकि मैंने कई वीडियोस आपको इंग्लिश में यूट्यूब से सेंड की थी, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम इंग्लिश में है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी बिल्कुल जैसे क्लास में मैं समझाती हूँ वैसे ही समझाऊँगी। कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को पॉज करके, इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। प्लस इसके कुछ फॉर्मूले भी हम डिस्कस करेंगे। और लेटर ऑन ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन दूंगी जो बोर्ड में पिछले सालों में आए हुए हैं, तो उनको कंप्लीट करिएगा और सेंड करिएगा। सो द प्रोसेस इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ नथिंग बट इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना रास्ता थोड़ा बदल देती है, और इसी बदले हुए रास्ते को या बेंड होने को, लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर देखो जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल है दैट इज़ वाटर, और बाहर क्या है, ग्रीन वाला एयर है। तो लाइट जब एयर से वाटर में जाती है तो वो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर देती है, और फिर जब वाटर से एयर में आई है तो फिर उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पर जब लाइट ने रास्ता बदला तो उसे हमने कहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट जो सरफेस पे फॉल कर रही है एयर में, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जब रास्ता बदल लिया उसने अपना, उसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और फिर से सेकेंड मीडियम से जब वो फर्स्ट मीडियम में बाहर आती है, वहाँ पर हम उसको इंसिडेंट रे नहीं बोलते, वहाँ हम उसको एमर्जेंट रे बोलते हैं। तो ये तीन टर्म्स आप ध्यान रखना, हम बार बार इसको यूज़ करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, आपने घरों में देखा होगा कभी, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर बकेट फुल ऑफ वाटर है, उसमें हमने कोई भी स्पैचुला डाल दिया या कोई चीज़ जो आधी पानी के अंदर है और आधी बकेट से बाहर है, तो वो आपको अक्सर टिल्टेड दिखेगी, टूटी हुई दिखेगी या मुड़ी हुई दिखेगी। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें वो क्यों दिख रहा है ऐसा, हमें पेंसिल बेंड क्यों दिखती है इन ए ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर देखो, पेंसिल जो थी वो इमर्स थी पानी के अंदर हाफ, तो उसकी एक रियल पोजीशन होती है जो एक्चुअली में वो पानी के अंदर है। ऐसा तो है नहीं कि वो पानी में जाके टूट जाती है, पानी में वो वैसे ही रहती है, बट हमें वो अपीयर होती है, हमें ऐसा लगता है कि वो वहाँ से ब्रेक हो रही है। और जो लगने वाली पोजीशन होती है उसको हम अपैरेंट पोजीशन बोलते हैं। तो एयर से जब वाटर में गई तो वो हमको ब्रोकन इसलिए दिखाई दी बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हर मीडियम का अपना लाइट को बेंड करवा पाने का एक एबिलिटी होता है, और उसी एबिलिटी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यदि लाइट पानी में जा रही है तो पानी का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास में जा रही है तो ग्लास की अपनी एबिलिटी है लाइट को कुछ हद तक मोड़ पाने की, केरोसिन में जा रहा है तो केरोसिन की अपनी एबिलिटी है कि वो लाइट को कितना बेंड करवा सकती है। अब सामने डायग्राम में देखोगे, पहले हमने पानी में इमर्स किया था तो पेंसिल हमें बेंड दिखाई दी, बट जब हमने उसी पेंसिल को उतने ही केरोसिन में डिप किया तो ये बेंडिंग और भी ज़्यादा हो गई, यानी पेंसिल हमको और ज़्यादा एंगल पे
ब्रोकन दिखाई दे रही है, अपेरेंट पोजीशन उसका चेंज हो गया है। इट मीन्स कि वाटर और केरोसिन में से केरोसिन की एबिलिटी लाइट को बेंड कराने की ज़्यादा है, रिफ्रैक्ट कराने की ज़्यादा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यानी कि ज़्यादा होगा। तो ये एग्जाम्पल आपने देखा भी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं एक ग्लास स्लैब। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग अपने स्कूल में भी करेंगे, अगर स्कूल जब भी खुलेगा तब। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। एक ग्लास स्लैब हमने रखा है, कांच का एक रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, उसको ग्लास स्लैब बोलते हैं। ABCD एक शीट है पेपर की, और उसमें हमने 2 पिन से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। E और F हमने 2 पिन्स इंसर्ट की, एक तरफ स्लैब के, और दूसरी तरफ से जब हम इसको देखते हैं तो वो पिन हमें जिस डायरेक्शन में दिखाई देगी उसी डायरेक्शन में हम लोग G और H 2 और पिन्स इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद स्लैब्स रिमूव करते हैं, और जब हम EFGH को कनेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि EFGH इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि लाइट ने एयर से स्लैब में, ग्लास में जब वो गई तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था, वो थोड़ा सा बेंड हो गई थी, जिसकी वजह से हमें EFGH एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। क्लियर? नेक्स्ट इज़ दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि वो कब नॉर्मल के पास में बेंड करती है और कब नॉर्मल से दूर चली जाती है, इसको दिमाग में रखना है अच्छे से। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देखो, जब लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, देन द रिफ्रैक्टेड रे इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब 2 टर्म्स और याद रखना है, रेयरर और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम, आप खुद सोचो, अगर आप हवा में दौड़ रहे हो और अचानक से आपके सामने समंदर आया और आप समुद्र में कूद के दौड़ना शुरू करोगे, किस में आप इजीली दौड़ पाओगे, एयर में कि पानी में? ऑब्वियसली एयर में दौड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा डेंसर हैं। तो एयर हमारा क्या होता है, रेयरर मीडियम, जहाँ पे आपको अच्छी स्पीड मिल रही है, और जहाँ आपकी स्पीड बाधित हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, आपको हिंड्रेंस फेस करना पड़ रहा है, वो आपका कहलाता है डेंसर मीडियम। फिज़िक्स में हम यही दोनों टर्म्स यूज़ करेंगे, रेयरर एंड डेंसर। तो अब इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर यानी एयर से जब वो ग्लास में गई तो वो नॉर्मल के पास आ जाएगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब वो वापस मीडियम वाटर ग्लास से एयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी रेयरर से डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जब जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये 2 पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में रखना। नेक्स्ट, इस पिक्चर में ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी ही। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे बनाती है एट द सरफेस ऑफ बोथ द मीडियम। एक मीडियम एयर से ग्लास में जब लाइट रे जा रही है तो उसके सरफेस पर यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करें और एक लाइट रे को ऑब्जर्व करें तो वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद पानी में वो कितने एंगल पे उसने अपना रास्ता बदला, वो कितना बेंड हुई, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लिखना, बहुत सारे बच्चे रिफ्लेक्शन लिख के चले आते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फिर जब वो ग्लास से वापस एयर में आ रही है तब नॉर्मल के साथ में जो एंगल वो बनाती है वो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो आई होप ये तीनों वर्ड्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है बेटा, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में ये बताया था कि EFGH इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब लाइट बेंड हुई, और लाइट कितना बेंड हुई है वो हम कैसे निकालते हैं, जब EF को हम एक्सटेंड करते हैं सेकेंड मीडियम से बाहर की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि EF जो लाइन है जो P तक एक्सटेंड हो रही है और GH, ये दोनों लाइट रेज पैरेलल होती हैं, यानी इनके बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी ओरिजिनल रास्ता सीधा था, बट उससे जो लाइट रे एमर्ज होकर के आई वो थोड़ी दूर थी, यानी उसने उतना रास्ता अपना बदल लिया। तो एमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे है वो दोनों पैरेलल होती हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, थिकनेस ऑफ द स्लैब पर। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दोनों रेज आपस में पैरेलल होती हैं।
नेक्स्ट, हाँ एक और बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी नोट कर लो। रेयरर मीडियम में लाइट ट्रैवल्स इन हाई स्पीड, एयर में उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, कोई हिंड्रेंस वो फेस नहीं करता है, और जब भी वो किसी डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली घट जाती है। तो ये दोनों पॉइंट्स को नोट करना। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूलों पर। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसके न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम पूछा है, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम पूछा है, तो कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आ रहा है, जिसको हम कहते हैं एन से डिनोट करते हैं हम इसको। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द एक्सटेंट टू विच इट बेंड्स द लाइट। कितनी एबिलिटी है उसको, उसके अंदर लाइट को, कोई भी मीडियम हो, वो ग्लास हो, वाटर हो, केरोसिन हो, कोई टर्पेंटाइन ऑयल हो, कोई भी मीडियम हो, तो वो लाइट को कितना बेंड करती है, दैट एबिलिटी इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ से हमारे पास ये फॉर्मूला बना है, n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स में दोनों एंगल्स दिए हों और n निकालना हो, या n और i दिया हो, r निकालना हो, तो सिंपली फॉर्मूले में पुट करना, और वैल्यूज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली वो बोर्ड में आपको वैल्यूज़ देंगे। नेक्स्ट फार्मूला है n इज़ इक्वल टू c बाई v। ये फार्मूला हमें तब यूज़ करना है जब हमें एंगल्स नहीं दिए होंगे, इंस्टेड क्या दिया होगा? स्पीड ऑफ लाइट दिया होगा, या स्पीड दिया होगा दोनों मीडियम का, जिस मीडियम से लाइट आ रही है और जिस मीडियम में जा रही है। तो c एक कॉमन सिंबल है जो हम हर जगह यूज़ करते हैं, एंड c इज़ स्पीड ऑफ लाइट। तो जब भी क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट दिया होगा, यानी आपको उस वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है? c में पुट करना है। एंड व्हाट इज़ v ओवर हियर? v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमने पढ़ा है ना कि रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है, बेंडिंग होती ही क्यों है? क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो हर समय उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पे पूछे जाते हैं। तो n इज़ इक्वल टू c अपॉन v। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट्स नहीं होती हैं। अक्सर भूल करके बच्चे इसमें मीटर पर सेकंड या मीटर लगा के चले आते हैं, वो गलती नहीं करना है। अब मैं ये कुछ हैंड रिटन मैंने अपने आप से फॉर्मूले लिखे हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इस वीडियो के बाद में तुरंत मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भेज रही हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? नहीं आएगा तो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। फर्स्ट फार्मूला, जब एंगल्स क्वेश्चन में दिए गए हैं तब हम n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ सेकेंड फार्मूला देखो, n21। अब इसको रीड कैसे करेंगे n21 को? दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे इसको रीड करना है, ठीक है? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम किसको डिनोमिनेटर में किसको न्यूमरेटर में रखें, यहीं पे सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको दिमाग में रखो। विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी वर्ड आता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। अब यहाँ पर n21 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हमने फर्स्ट मीडियम को कहाँ डाल दिया? इक्वल टू के बाद डिनोमिनेटर में, n2 अपॉन n1। एंड व्हाट इज़ n2 एंड n1? दे आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ सेकेंड मीडियम एंड द फर्स्ट मीडियम। ये ध्यान रखना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, हमने साथ ही स्पीड का भी फॉर्मूला देखा है। स्पीड के फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट याद है ना, इसको उल्टा करके लिख दो। जो n21 है वो किसके इक्वल टू होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो इसको तो अगर नहीं भी याद करोगे, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का याद करोगे कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो टर्म लिखा गया है, कोई भी मीडियम लिखा हो, वाटर हो, एयर हो, ग्लास हो, कुछ भी लिखा हो, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, इतना याद रखो। और जब ये चीज़ स्पीड के रेस्पेक्ट में पूछी जाती है तो हमको अपोजिट लिखना है। अभी तक हम लिख रहे थे n2 अपॉन n1, जो कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो वर्ड लिखा रहता है क्वेश्चन में वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो स्पीड में हम क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब स्पीड दिया जाता है। अच्छा, एक और 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब होल,
सुप्रीम। तो हम रिफ्रैक्टिव किससे कंपेयर कर रहे हैं, किस में लाइट ज़्यादा मुड़ी किस में कम मुड़ी, ये कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्या होता है, जब हम लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब किसी भी मीडियम की लाइट को हम कंपेयर कर रहे हैं एयर के साथ में, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब अच्छे से वीडियो देखो, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स बताएं उसको नोट करो, ताकि न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से समझिए इसको, और इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स में बोर्ड क्वेश्चंस दे रही हूँ, मैं सिर्फ बोर्ड ही क्वेश्चन भेजूँगी अब से, उसको आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।